नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक हूं। मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। गुजरात के डीसा में पीएम ने कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, इसीलिए जनसभा में बोलते हैं। पीएम ने नोटबंदी की आड़ में भ्रष्टाचार करने वालों को भी चेतावनी दी। पीएम ने एक बार फिर कहा कि नोटबंदी से होने वाली परेशानी 50 दिनों में खत्म हो जाएगी। उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। सरकार बराबर पीछे लग गई है। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। 50 दिन के बाद आप भी देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। प्रधानमंत्री का यह कहना कि मुझे बोलने नहीं देते असत्य है। वो जवाबदेही से भाग रहे हैं। नोटबंदी के फैसले की वजह से संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज नहीं हो पाया है। राज्यसभा में विपक्ष नोटबंदी पर चर्चा के दौरान पीएम की मौजूदगी चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। लोकसभा में विपक्ष ऐसे नियम के तहत नोटबंदी पर चर्चा चाहता है जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। पीएम मोदी एक डेयरी प्लांट का उद्घाटन करने के लिए गुजरात गए थे। ऑगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी। शुक्रवार को एसपी त्यागी को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व वायुसेना प्रमुख के अलावा उनके भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम 1988 के तहत आरोप है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर केंद्र की सरकार काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं गिरफ्तारियां होती हैं या कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को नोटिस करता है तो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करती है। और 2.5 साल हो गए, अभी भी कांग्रेस के कार्यकाल के ही घोटाले सामने आ रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं कि एक एयर चीफ के लेवल के चीफ ऑफ द सर्विस के लेवल के आदमी के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी है। खैर, जरूर उन्होंने अब उनको एविडेंस मिला होगा एयर चीफ त्यागी के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार सेना के पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा करीब 3,767 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 12% हिस्सा यानी 452 करोड़ रुपए रिश्वत में देने का आरोप लगे। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने सौदे की शर्त में बदलाव किया, जिसकी वजह से ऑगस्टा वेस्टलैंड को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का ठेका मिल सका। कहा जा रहा है कि एसपी त्यागी की गिरफ्तारी के बाद संसद में कांग्रेस के तेवर ढीले पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी गठबंधन में दरार नजर आ रही है। कैबिनेट की एक मीटिंग में बीजेपी के एक मंत्री के रवैये से नाराज होकर महबूबा बाहर चली गई। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में पुलिस सेवा में सुधार को लेकर चर्चा चल रही थी। महबूबा कश्मीर पुलिस सेवा में बदलाव चाहती हैं, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री उनसे सहमत नहीं थे। इसके बाद गुस्से में महबूबा मीटिंग हॉल और सचिवालय छोड़कर चली गई। हालांकि बाद में उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह की अगुवाई में कुछ मंत्री महबूबा को मनाने उनके घर पहुंचे। ये एक सामान्य तौर पर जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो इस प्रकार से आपस में चर्चा भी होती है, विचार विमर्श भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन सरकार अपने सामान्य ढंग से अपना दायित्व निभा रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत अधिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सत्तारूढ़ के दोनों सियासी दल जो हैं उनमें आपसी कोई ना तो सियासी ना कोई आइडियोलॉजिकल मेल है, लेकिन चीफ मिनिस्टर फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं। उनका वहां से चले जाना जो है वो
एक गवर्नेंस को बहुत बड़ा धक्का है और एक अच्छा संदेश लोगों को नहीं जाता। 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव बीजेपी पीडीपी ने अलग अलग लड़ा था। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन का फैसला किया। बीजेपी के समर्थन से मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। मुफ्ती के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती गठबंधन की नेता बनी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद भी महबूबा और बीजेपी के बीच मतभेद की खबर आई थी। कहा गया था कि महबूबा बीजेपी से गठबंधन नहीं चाहती और इसी मतभेद की वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के करीब 3 महीने बाद महबूबा मुख्यमंत्री बनी थी। गायक हंसराज हंस ने एक बार फिर अपनी पार्टी बदल ली है। अब हंसराज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में हंसराज हंस बीजेपी में शामिल हुए। हंसराज के मुताबिक नोटबंदी के बाद पीएम के फकीर वाले बयान से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र भाई मोदी साहब बोल रहे थे कि मैं देश के लिए पैदा हुआ था, देश के लिए जिया हूँ, देश के लिए जीऊँगा। मैं कुर्सी की भूख नहीं है, मैं झोला उठाऊँगा, मैं फ़कीर हूँ, निकल जाऊँगा। तो मुझे लगा यार फ़कीरों का बादशाह तो दिल्ली में बैठा है, ये अदना सा फ़कीर यहाँ क्या कर रहा है। हमने सरेंडर कर दिया। पंजाब गुरुओं पीरों पैगंबरों की धरती है, इतना भी बुरा नहीं जितना बना दिया गया। जो ड्रग का इशू विपक्ष लगातार उठाता रहा है, आपको लगता है कि पंजाब में इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है? ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, लेकिन जितना उछाल रहे उतना नहीं है। हंसराज हंस पंजाबी और सूफी गायक हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में भी गाना गा चुके हैं। 2009 में वो सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। जालंधर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। अकाली दल के बाद हंसराज हंस इसी साल फरवरी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। हंसराज हंस की शिकायत थी कि उन्हें कांग्रेस में नजरअंदाज किया जा रहा है। उधर पंजाब के बठिंडा में शादी समारोह के दौरान डांसर की हत्या के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। वारदात की गवाह एक डांसर ने आरोप लगाया है कि उसे धमकी दी जा रही है। बठिंडा के एक बैंक्वेट हॉल में डांसर कुलविंदर कौर की हत्या के गवाह का आरोप है कि आरोपी बिल्ला के दोस्त उसे गवाही नहीं देने के लिए कह रहे हैं। वो इसके बदले 4 लाख रुपए देने का लालच भी दे रहे हैं। बात नहीं मानने पर हत्या की धमकी दी जा रही है। धमकी मिलने के बाद गवाह अपनी मां के साथ बठिंडा के एसएसपी से शिकायत करने पहुंची। बंदे लेके आए मम्मी को, मम्मी ने कैसे भी गवाही भी मुक्कर जे कहंदा तां करके भी कुछ भी हो जाए मैं गवाही नहीं मुक्कर दी। उन्होंने इंसाफ दिवाना मैं ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮੁੱਕਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਪ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਬਦਲ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ मैटर इज अंडर इंक्वायरी, हुई आज आए सी वो इंक्वायरी कर लेते हैं। वारदात के वक्त गवाह स्टेज पर कुलविंदर के साथ डांस कर रही थी और उसने अपनी आंखों से आरोपी को गोली चलाते देखा था। बठिंडा के आशीर्वाद पैलेस में शादी की जश्न के दौरान स्टेज पर डांसर कुलविंदर कौर की हत्या की गई। आरोप है कि बिल्ला नाम का व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा की डांसर के साथ डांस करना चाहता था, लेकिन कुलविंदर ने इससे इनकार कर दिया। कुलविंदर के डांस से इनकार करने पर बिल्ला ने अपनी बंदूक से गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। कुलविंदर की हत्या का मुख्य आरोपी बिल्ला फिलहाल बठिंडा जेल में बंद है। यूपी के मुरादाबाद में शादी के दौरान फायरिंग में दुल्हन के भाई की मौत हो गई। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में शुक्रवार रात रामपुर के एक कारोबारी की बेटी की शादी थी। देर रात जैसे ही बारात होटल के गेट पर पहुंची तो दुल्हन का भाई ऋषभ बग्घी से दूल्हे को उतारने पहुंचा। उसी दौरान नशे में धुत दूल्हे के दोस्तों ने फायरिंग की। एक गोली ऋषभ को लगी, उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने ऋषभ को मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद शादी की खुशियों की जगह मातम पसर गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस में शिकायत नहीं की गई। रात 10:30-11 बजे के बीच में ड्राइविंग 24 होटल में शादी समारोह था, जिसमें हर्ष फायरिंग की वजह से ऋषभ गुप्ता नाम के लड़के की मौके पर मौत हो गई है। इसमें अभी तक कोई तहरीर पुलिस के पास नहीं आई है। जैसी तहरीर आती है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी में शादी के दौरान फायरिंग पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद लोग गोली चलाने से बाज नहीं आते। एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में शादी के दौरान फायरिंग में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई। 2013 में शादी के दौरान फायरिंग से अकेले यूपी में 270 लोगों की जान गई। 24 फरवरी 2016 को यूपी के फर्रुखाबाद में शादी के तिलक समारोह के दौरान फायरिंग में फोटोग्राफर की मौत हो गई। 17 फरवरी को यूपी के सीतापुर में शादी के दौरान फायरिंग में दूल्हे की मौत हो गई।
15 फरवरी को यूपी के बागपत में शादी के दौरान फायरिंग में 14 साल के लड़के की मौत हो गई। 20 साल का ऋषभ गुप्ता माता पिता का इकलौता बेटा था। असम के कोकराझार जिले में एनडीएफबी के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना और असम पुलिस ने साझा कार्रवाई के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ कोकराझार के घने जंगल में हुई। जिस जगह एनकाउंटर हुआ वो भूटान के बॉर्डर से लगा हुआ है। मारे गए आतंकियों के कब्जे से एक AK-56 राइफल, एक पिस्तौल और दूसरे हथियार बरामद हुए। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी भागने में कामयाब रहे। ये देखिए, एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ज्वाइंट ऑपरेशन हमारी सैन्य वाहिनी, पुलिस और पैरामिलिट्री के द्वारा, जिसमें 2 मिलिटेंट न्यूट्रलाइज हुए हैं और एक प्रिसाइज इंटेलिजेंस के आधार पर ये ऑपरेशन किया गया और इसमें हमें सफलता मिली है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए आतंकियों के पास से 2000 रुपए के 3 नोट भी बरामद हुए हैं। एनडीएफबी असम के बोडो समुदाय के लिए अलग देश की मांग करता है। एनडीएफबी पहले बोडो सिक्योरिटी फोर्स के नाम से सक्रिय था। 1994 में नाम बदला गया। एनडीएफबी असम में संथाल, मुंडा और उरांव आदिवासियों के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दे चुका है। एनडीएफबी कई गुटों में बढ़ चुका है। फिलहाल 3 गुट मुख्य रूप से एक्टिव हैं। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने के मकसद से ग्लोबल मार्च की शुरुआत भारत से हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉरेट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन समिट 2016 का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया। इस सम्मेलन में दुनिया के 15 से ज्यादा देशों के नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हो रहे हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में ये मार्च हो रहा है। यहाँ से जो निचोड़ निकलेगा वो हम दुनिया के प्रत्येक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजेंगे, दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष को, और कोशिश करेंगे कि इतनी मजबूत जो आवाज़ निकल रही है बच्चों के हक में, उसको दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष सुने। लेकिन फिर भी अभी तक ये बिल्कुल अजीब लगता है कि हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के भविष्य को लेकर जो होना चाहिए वो हम नहीं कर पाए हैं। क्या होता है कि चीज़ें शुरू होती हैं लेकिन फिर उसके बाद मोमेंटम खो देती है, तो ज़रूरत है कि वो आगे चल के वो मोमेंटम बना रहे। ग्लोबल मार्च का मकसद बच्चों को हर तरह के शोषण से आजादी दिलाना है। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के देशों से अनुरोध किया जाएगा कि बच्चों को बच्चों की तरह जीने दें। दुनिया भर के 10 करोड़ बाल मजदूरों की आजादी के लिए 10 करोड़ नौजवानों को मार्च में जोड़ने की कोशिश होगी।